ठीक है, अभी तक अपन ने क्या समझा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझ लिया। मतलब अपने दिमाग में इतना फिट हो गया है कि पहले एक इकट्ठी लैंड बॉडी थी और वो अलग हुई है किसी न किसी वजह से। अब देखो, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है साइंटिस्ट और स्टडी करते हैं। उन्होंने उसका कारण क्या बताया था एफ बी टेलर साहब ने? इक्वेटर वर्ड और टाइडल फोर्स मून का, है ना। और इन्होंने भी मून और सन दोनों का बता दिया, लेकिन बताया तो टाइडल फोर्स ही, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ बायन्सी। लेकिन आगे और स्टडीज हुई तो पता चला कि अर्थ के अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में और भी कई सारी फोर्सेस काम करती है। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्सेस काम कर रही है वो देखते हैं अपन कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। किसने दी है ये? आर्थर होम्स ने। देखो, अभी मैंने आपको बताया था अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, सियाल, सीमा एंड निफे, या क्रस्ट, मेंटल और कोर। और फिर अपने को ये भी पता है कि इनके घनत्व में अंतर है ना। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं घनत्व क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जाके कुछ 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ 2 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब रहता है। और औसत क्या है? 5.5। अर्थ का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, इनके घनत्व में अंतर है तो इनकी मोशन में भी तो अंतर होगा, स्पीड में। स्पीड में अंतर होगा ना। जो भारी इंसान है उसको चलने में थोड़ा ज्यादा बल लगेगा, जो हल्का इंसान है फटाफट भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे घनत्व किसका ज्यादा? अंदर वाले का। ये स्पीड घूमता है ना। जो आपका नीफे है वो स्पीडली मोशन करता है। नहीं नहीं, वो पूरा लिक्विड, ऐसे पानी जैसा लिक्विड नहीं होता है, वो मोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। हाँ, है ना, मोम लाइक। मोम की बत्ती देखी अपन ने? ऐसा जरूरी नहीं है। लकड़ी अपने को ज्यादा सॉलिड दिख रही है ना। पानी कैसा दिख रहा है? थोड़ा लिक्विड है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हो सकता है ना। तो देखो, इनके सारों के डेंसिटी में क्या है? डिफरेंस है। तो इनकी स्पीड में भी क्या है? डिफरेंस है। अब दो चीजों की स्पीड में डिफरेंस है ना। ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम स्पीड से जा रहा है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। बीच में फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये थोड़ा कम स्पीड से जा रहा है, तो इनके बीच में घर्षण होगा। अच्छा, स्पीड भी कितनी? जैसे आज भी आप देखो तो क्रस्ट लगातार मोशन कर रहे हैं, अपने जो प्लेट से अपनी लगातार मोशन कर रही है, इसलिए तो हिमालय लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे अर्थ में ना लगातार नीफे हो, मेंटल हो, क्रस्ट हो, इनमें मोशन लगातार चलते रहता है। तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या पैदा होगा? गर्मी पैदा होगी। वहीं से अपना कन्वेक्शन करंट थ्योरी का अपने को रॉ मटेरियल मिल रहा है। जहां पर ये डिफरेंस है इनकी स्पीड में और फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा एनर्जी। तो वहां पर क्या हो जाता है? ज्यादा गर्मी की वजह से मैग्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो वहां के रॉक्स है वो सारे क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। इसका दूसरा रीजन एक और है ना, 2-3 रीजन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे अपन अर्थ में अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज। तो एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा कोई कहावत है ना। एक तो नीचे जाने पे गर्मी वैसे ही बढ़ रही है, और ऊपर से ये फ्रिक्शन, ठीक है। तीसरा रीजन, अंदर जाने पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी। मतलब सब कुल मिला के क्या हो रहा है? वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई है। अराउंड कितनी? 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग। कितना होता है ये? 1000 से 1200। इतनी एनर्जी पैदा हो रही है। अब मैंने फर्स्ट डे आपको एक और चीज बताई थी, कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर जाती है, बताया था। हाँ, एक एक अपने कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखोगे तो आगे काम में आते हैं। अब काम में आ रहे ना वो। हाँ, तो देखो बहुत सारी एनर्जी बन गई यहाँ पे। ये चीज अपन यहाँ समझ रहे हैं क्योंकि वहां गिचड़ पिचड़ बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी बन गई है, तो ये एनर्जी कहीं तो जाएगी, मोशन करेगी,
ठीक है, मोशन करेगी ना। यहां से अपनी 3 चीजें तैयार हो जाएगी अभी के अभी, ज्वालामुखी भी, वॉल्केनो भी, और कन्वेक्शन करंट तो चल ही रहा है। ठीक है, अब इतनी ज्यादा एनर्जी बन गई तो वो कहीं ना कहीं तो स्केप होगी, निकलने का प्रयास करेगी, है ना, वहां से भागने का प्रयास करेगी, तो उसी की वजह से करंट्स चलने लग जाती है। ये क्या चलने लग गई? करंट्स। अच्छा, इसको जहां जगह मिलेगी वहां स्केप करने की कोशिश करेगी ये। ठीक है तो इन्हीं करंट्स को क्या कहते हैं अपन? कन्वेक्शन करंट्स। क्या कहते हैं अपन? कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, अब मान लो ये आपका क्रस्ट है और यहां पे ये बहुत पतला है। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या होगा? ज्वालामुखी पैदा हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये नहीं भेद पा रहा है फिर भी अगर करंट से चल रही तो भूकंप तो आएंगे ही। समझ में आ रहा भूकंप क्यों आ रहा है? ये भूकंप का वन रीजन है। इसकी इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। ये तो नेचुरल रीजन हो गया, कुछ मानवीय रीजन भी होते हैं। जब अपन भूकंप को पढ़ेंगे ना, सिज्मोलॉजी, तब अपन उसमें जानेंगे उसके मानव की वजह से कैसे भूकंप आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो अपना फोकस कहां पर है? कन्वेक्शन करंट पे। ये तो यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने बता दिया कि फिर ज्वालामुखी भी आ जाती है और भूकंप भी आ जाता है। तो ये अभी मानो भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आया, वहां पे ऐसी कंडीशन है कि भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आया है, या भूकंप आया है ज्वालामुखी नहीं आई है, तो ये करंट गई। अच्छा, ये कौन सी, ये करंट की क्या है? लिम्स। लिम्स मतलब क्या होती है? हाथ या पंखुड़िया ऐसा कुछ रहती है ना किसी भी चीज की। तो ये कौन सी लिम्स है? राइजिंग लिम्स। देखो बढ़ रही है ना ये अनार जैसी, तो ये कौन सी है? राइजिंग लिम्ब है ये। कौन सी लिम्ब है? राइजिंग लिम्ब। अब ये ऊपर गई, ऊपर से इसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर वापस नीचे आ जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी ना। अनार भी आप देखना, या फिर पानी की धार, अपने घर में नली होगी, पानी की धार को बारीक सा दबाना तो उसकी राइजिंग लिम्ब निकलेगी, कन्वेक्शन करंट। फिर एक उसकी क्षमता है ऊपर जाने की भी, जितनी उसमें एनर्जी है उतनी, उसके बाद में क्या होती है? नीचे गिरती है। ठीक है, तो वैसे ये कन्वेक्शन करंट ऊपर गई और उसके बाद में क्या करी? गिरने लग गई। इसको अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? फॉलिंग लिम्स, है ना। ये कन्वेक्शन करंट की राइजिंग लिम्स है और ये फॉलिंग लिम्स है, ये वापस इसमें मिल जाती है। तो देखो ये क्या बन गई? आपकी सेल बन गई। समझ में आ गया ना? चल रहा है ना सही? हेवी तो नहीं लग रहा? हाँ, तो देखो अब ये चीजें जो अपन ने समझी वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो ये पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे कुछ नहीं, अपन यही पढ़ने वाले थे कि पृथ्वी के अंदर या अर्थ के अंदर, है ना, रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता की वजह से, टेम्परेचर की अधिकता की वजह से कन्वेक्शन करंट्स का जन्म होता है। ठीक है, देखो ये अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया। और इस तरीके से क्या बन रही है आपकी? राइजिंग लिम्स और ये फॉलिंग लिम्स। समझ में आ गया कन्वेक्शन करंट्स क्या होती है, क्यों बन रही है? ठीक है, अब देखो इसके वजह से ये आपका ऊपर का क्रस्ट है या प्लेट है, तो कुछ कुछ भू आकृतियां बनेगी। ठीक है, जहां पर दो राइजिंग लिम्स मिल रही है, जहां पर दो राइजिंग लिम्स मिल रही है आपकी, वहां पर बनेगी रिजेस। अभी मैंने आपको क्या बताया था? मिड अटलांटिक रिज बताया था, मिड अटलांटिक रिज। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नीचे से दो राइजिंग राइजिंग लिम्स मिल रही है और प्लेटें को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या बन गया? आपका रिजेस, मिड अटलांटिक रिजेस। ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, एस लाइक स्ट्रक्चर। जो अभी मैंने प्रोसेस आपको सारी बताई था ना, कन्वेक्शन करंट की, अपर लिम्स की, वो सारी इसके नीचे हो रही है एक्चुअल में। ठीक है, इसके अंदर से वो धकेल रही है,
है ना। और यहाँ पर क्या बन गई आपकी मिड एटलांटिक रीजेस, और यहाँ से दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, ये प्लेट इधर है, ये प्लेट इधर है। समझ में आ गया कि नहीं? देखो एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ज्वालामुखी इसी रीजन से आता है, भूकंप भी, लेकिन उसके और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इसलिए मैंने बताया ना जब मैं भूकंप पढ़ाऊंगा तो डिटेल में और चीजें, लेकिन अभी बता देता हूँ। इंसान बहुत बड़े बड़े बांध बनाता है, ठीक है, उसके वजह से करंट चलने लगती है अर्थ में, इतने सारे वेट की वजह से, ठीक है, तो उस वजह से भी भूकंप आ सकते हैं, है ना। अब इंसान वृक्षों को काट देता है पहाड़ों पे से, ठीक है, फिर उससे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने लग जाते हैं पहाड़ों के ऊपर से, तो उससे जमीन को क्या लगता है, झटका लगता है, ठीक है, जिसको अपन भूस्खलन कहते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं, है ना। तो भूकंप का ये एक रीजन है। उसके नीचे ये एक रीजन ये भी हो सकता है, हरदा में कब आया था? नहीं नहीं, वो भूकंप नहीं था, वो तो फटाके फैक्ट्री में आग लगी थी। देखो एक्चुअल में आपको बताऊं, ये जो चीजें है ना ये कंटिन्यूली चल रही है नीचे अपने अर्थ पे। अब अपन जहां पर है ना वहां पर अपना क्रस्ट बहुत मोटा है, तो यहाँ पे भूकंप की संभावनाएं कम है। अब जैसे इंडिया को ना अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां पर मतलब भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है, ज्यादा रहती है। तो आपका उत्तर के जो राज्य रहते हैं ना, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, नेपाल, यहाँ पे आए दिन भूकंप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके कन्वर्जेंट प्लेट के ऊपर टिके हुए हैं, यहाँ पर प्लेटें मिल रही है आपस में, कौन सी, यूरेशियन और कौन सी वाली मिल रही है आपकी, इंडियन प्लेट, ठीक है। तो अलग अलग जोन्स रहते हैं। अपन तो फिलहाल जहाँ पे ना यहाँ पे भूकंप की संभावना नहीं है, क्योंकि एक तो क्रस्ट मोटा है, ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे कोई सा नीचे से कोई राइजिंग लिम्ब वगैरह रिजेस बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं अपने कन्वेक्शन करंट पे वापिस। मान लो ये क्या है आपका, ऊपर वाली प्लेट है या क्रस्ट है, नीचे क्या है, बहुत सारा एनर्जी बन गई है। किसकी वजह से बनी है वो? फ्रिक्शन की वजह से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। अब एनर्जी क्या कर रही है, वहां से स्केप होने का प्रयास कर रही है, तो बार बार क्या करेगी इस पे। अब ये क्या आ रहा है, ये भूकंपी तो आ रहा है ना। अब ये अगर कमजोर है तो इसको फाड़ देगा, क्या आ जाएगा, ज्वालामुखी। और अगर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है इन दोनों में से, भूकंप तो आ सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जाके फिर वापिस गिरने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मिड एटलांटिक रीजन में क्या हुआ है एक्चुअल में, कि यहाँ से उसको फाड़ दिया है, और फटने की वजह से उसमें क्या हो गया है, टुकड़े हो गए उसके, इस तरीके से, जो अभी अपन ने इस वाले पेज के किए थे ना, इस वाले ऐसे किए थे ना, आज जैसे भी किए थे, टुकड़े हो गए, वो दोनों के आपस से हट गए। उसका प्रूफ मैंने क्या बताया था, जिक्सॉ फिट, मतलब जो आपके FB टेलर है ना, और वेगनर है, उनसे भी रिलेट कर पा रहे होंगे अभी आप। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रीजन अपन ने कन्वेक्शन करंट्स को बनाया है, और वहां पे रीजन क्या था, टाइडल फोर्स, है ना, इक्वेटर वर्ड फोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। एस्थेनोस्फीयर बता दिया था ना मैंने, एस्थेनोस्फीयर। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे अभी बताया था ना, फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको एक नाम दे दिया गया है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। क्या है ये, एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है ना, और पिघला हुआ बहुत बहुत जगह पे क्या हो जाते हैं, मैग्मा चेम्बर्स बन जाते हैं। चेम्बर मतलब क्या, जहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्मा इकट्ठा हो गया है, और वो कैसा बन गया है, वहां से एनर्जी स्केप हो रही है, ठीक है, क्योंकि सब जगह से थोड़ी ना हो रही है एक जैसी, है ना।